जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी। इसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर भी कहा जाता है। यह हमारे भारतवर्ष में 2017 ईस्वी में 1 जुलाई से लागू हुआ था। इसके पहले 1 जुलाई 2017 से पहले हमारे इंडिया में बहुत सारे टैक्स लगते थे, जैसे वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, यानी बहुत सारे टैक्स थे। इन सभी टैक्सों को मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी। पहले क्या होता था, अगर कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी है, अगर वो रॉ मटेरियल खरीदती थी तो उसके ऊपर टैक्स दिया जाता था वैट के रूप में। वैट का पूरा नाम होता था वैल्यू एडेड टैक्स। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चर अगर किसी होलसेलर को अपना वही प्रोडक्ट जो उसने मैन्युफैक्चर किया है वो सेल करता था तो उसके ऊपर लगता था वैट प्लस एक्साइज ड्यूटी। एंड फिर होलसेलर जो है रिटेलर को सेल करता था तो उसके ऊपर टैक्स लगता था वैट। एंड फाइनल सेल जो है कस्टमर को उसके बाद में करते थे तो उस पर भी वैट लगता था। इसके पहले यानी जीएसटी के पहले भी जितने सारे टैक्स थे उन सब में कुछ कमियां थी, तो चलिए हम उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या होता था कि कारोबारियों को कई तरह के टैक्सों से गुजरना पड़ता था। उदाहरण के लिए जैसे ही माल फैक्ट्री से निकलता था, सबसे पहले उस पर उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी चुकाना पड़ता था। कई सामानों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क यानी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी अलग से लगता था। वही माल अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा रहा है तो राज्य में घुसते ही एंट्री टैक्स लग जाता था, और इसके बाद जगह जगह चुंगियां अलग से। माल बेचते समय सेल टैक्स या वैट चुकाना पड़ता था। कई मामलों में परचेज टैक्स भी लगता था। अगर कोई सामान लग्जरी की श्रेणी में आता है तो लग्जरी टैक्स अलग से चुकाना पड़ता था। एंड वही सामान अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट आदि में उपलब्ध कराया जा रहा हो तो सर्विस टैक्स अलग से देना पड़ता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फैक्ट्री से लेकर उपभोक्ता तक के हाथों में पहुंचने तक किसी सामान या सेवा को कई तरह की ड्यूटी या टैक्स से गुजरना पड़ता था। जीएसटी लागू करके कारोबारियों को टैक्सेस के इस मकर जाल से जो है बचाने की कोशिश की गई है। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जीएसटी लागू करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। तो भारतीय संविधान में टैक्स संबंधी जो पुराने नियम थे उसमें वस्तुओं के उत्पादन यानी प्रोडक्शन और सर्विस पर जो है टैक्स लगाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के पास था, जबकि उसकी बिक्री यानी वस्तुओं का जो सेल था उस पर टैक्स लगाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार को दिया गया था। सबने अपने अपने हिसाब से टैक्स बनाए और टैक्स की कैटेगरी तय कर दी। इसी चक्कर में एक एक सामान पर कई कई टैक्स लद गए। या जैसे मान लीजिए कि कोई सामान राजस्थान में 100 रुपये में मिल रहा है तो वही सामान जो है यूपी में 120 में मिलेगा या 90 में मिलेगा। तो ये टैक्स डिफरेंट कर दिए गए थे। तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि टैक्स के ऊपर टैक्स के हालात भी बन जाते थे। इसमें छोटे व्यापारियों और कंपनी के लिए जो है इनके नियम कानूनों से निपटना बड़ा मुश्किल काम था। इसी विसंगतियों को दूर करने के लिए जीएसटी को ऐसे एकीकृत कानून के रूप में लाया गया है जो माल एवं सेवा दोनों पर लग सके और जिसे प्रोडक्शन से लेकर सेल तक लगाया जा सके। प्रोडक्शन और सेल का अलग अलग पेंच खत्म करने के लिए जीएसटी का सिर्फ एक आधार तय कर दिया गया, सप्लाई। इसके लिए बाकायदा टैक्स कानूनों में बदलाव किया गया और संसद में बाकायदा संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई। नेक्स्ट देखते हैं जीएसटी की प्रमुख विशेषताएं, मेजर फीचर्स ऑफ जीएसटी। देश में मौजूद पुराने टैक्स सिस्टम की खामियां दुरुस्त करने के लिए ही सरकार ने जीएसटी लागू किया। जुलाई 2017 से लागू इस नए टैक्स सिस्टम की प्रमुख खासियतें हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं। पहला हम देख लेते हैं उत्पादन की बजाय उपभोग पर टैक्स यानी टैक्स ऑन कंजम्पशन। जीएसटी सिस्टम में टैक्स की वसूली तब होती है जब कोई सामान या सेवा को बेचा जाता है। वस्तु या सेवा के अंतिम कीमत में उस पर निर्धारित टैक्स भी शामिल होता है। वस्तु या सेवा की सप्लाई देने वाला सेलर इसे सप्लाई लेने वाले कंज्यूमर से वसूलता है, बाद में इसे सरकार के खाते में जमा कर देता है। मतलब यह कि जीएसटी की वसूली की जिम्मेदारी सामान या सर्विस देने वाले पर होती है।
किसी वस्तु या सेवा के साथ जितनी बार खरीद बिक्री की प्रक्रिया होगी हर बार जीएसटी चुकाना होता है। इनपुट क्रेडिट सिस्टम से टैक्स वापसी। किसी वस्तु के उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता के हाथ तक पहुंचने पर जो है कई बार खरीदे बेचे जाने की प्रक्रिया होती है। अब चूंकि जीएसटी सिस्टम में हर खरीद बिक्री पर टैक्स चुकाना पड़ता है, ऐसे में वस्तु जो है अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने तक जो है बहुत महंगी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम लागू हो जाता है। तो इस सिस्टम में आखिरी स्टेज पर टैक्स लगाने से पहले जहां जहां पर टैक्स जमा किया गया है उसको वापस पाने की भी व्यवस्था होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे कोई होलसेलर है, अगर उसने किसी कंपनी से जो है कोई प्रोडक्ट खरीदा है बेचने के लिए, तो उसमें जो कंपनी क्या करेगी, बिल बनाने के टाइम पे जीएसटी भी लगाकर होलसेलर को बिल बना के देगी। और उसके बाद होलसेलर के पास मान लीजिए कि कोई सामान था 100 रुपये का, उसके ऊपर 18% जीएसटी लग गया है, तो वो 118 रुपये उसके पास मिलेगा। जो होलसेलर होगा वो 118 रुपये में उस सामान को खरीदेगा। अब होलसेलर जब हम किसी रिटेलर को मटेरियल बेचेगा तो उस समय पे उसको भी जीएसटी लगाना होगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे 100 रुपये पे उसने भी 100 रुपये का सामान जो है अपना 10 रुपया कमा करके उसने 110 पे 18% जीएसटी लगा करके उसने रिटेलर को बेच दिया मान लीजिए। तो इस स्थिति में रिटेलर से तो उसने पैसा ले लिया जीएसटी का। अब उसको क्या करना है कि सेल का जो जीएसटी उसने कस्टमर से रिटेलर से लिया है, तो ये पैसा उसको रिटर्न फाइल करने के टाइम पे करना होता है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो है सिस्टम अप्लाई होता है कि उसने जो परचेज किया था 18% टैक्स उसमें भी दिया था, तो जितना उसने परचेज के टाइम पे 18% पे किया था, तो उतना जो है सेल में मान लीजिए कि उसने 20 रुपये, जो है एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन मान लीजिए एक बार कि 20 रुपये उसने सेल करने के टाइम पे जीएसटी कस्टमर से लिया है, रिटेलर से लिया है। और जब परचेज कर रहा था तो उस टाइम पे उसने 18 रुपये जो है भर दिया था, पेमेंट किया था परचेज पे। तो 20 रुपये उसको पे करने हैं और उसने ऑलरेडी जो है पे कर दिया है परचेज के टाइम पे 18 रुपये। तो उसमें केवल उसके यहाँ पे 2 रुपये ही पेमेंट करना पड़ेगा उसको, और 18% पहले वाला जो है आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट से ये कैरी फॉरवर्ड होकर सेटल हो जाएगा। तो यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम से टैक्स का वापसी हो जाता है। अभी थर्ड पॉइंट है टैक्स पर टैक्स नहीं चढ़ेगा। यानी जीएसटी के पहले जो टैक्स व्यवस्था लागू थी उसमें न सिर्फ एक वस्तु पर कई अलग अलग टैक्स लगते थे, बल्कि कई मामलों में टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग जाते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि बहुत सी वस्तुएं 2 या 2 से अधिक तरह की कैटेगरीज में आ जाती थी। अब ये दिक्कत खत्म हो गया है क्योंकि अब जीएसटी अंतिम रूप से कंज्यूमर को ही अदा करना होता है। बीच में अगर किसी को जीएसटी चुकाना पड़ा है तो उसका पैसा टैक्स क्रेडिट सिस्टम से एडजस्ट होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है। अगला है पूरी तरह ऑनलाइन सिस्टम, पकड़ में आएगी गड़बड़ी। यानी इसका सारा सिस्टम जो है ऑनलाइन कर दिया गया है, कहीं पे भी अगर कोई गड़बड़ी होती है तो वो पकड़ में आ जाती है। जीएसटी सिस्टम में सारे सौदों की जानकारी ऑनलाइन अपडेट रखनी होती है। हर सौदे की रसीद सप्लाई लेने वाले और सप्लाई देने वाले दोनों के पास रहेगी। दोनों अपनी अपनी रसीदों की मदद से टैक्स क्रेडिट पर पा सकेंगे। सौदों का मिलन ना हुआ तो ऑनलाइन ही गड़बड़ी पकड़ में आ जाएगी। हर स्टेज पर जीएसटी जमा होने की जिम्मेदारी ऊपर वाले कारोबारी की होने से टैक्स भुगतान की चेन नहीं टूटेगी, क्योंकि कोई भी कारोबारी अपने क्रेडिट का नुकसान नहीं करना चाहेगा। यहाँ पर बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जैसे देखिए कि एक कंपनी है और होलसेलर है। अगर कंपनी वाले ने अगर होलसेलर को कोई प्रोडक्ट बेचा है और उसको जीएसटी वाला बिल बना के दिया है, तो इसमें एक होता है कि सेल का जो जितना भी डेटा होता है वो हर महीने के 10 तारीख तक जो है जीएसटी R1 में फाइल कर दिया जाता है। तो अगर वो फाइल नहीं करेगा तो इनके जो होलसेलर हैं इनके जीएसटी पोर्टल पर अगर ये लॉगिन करके देखेंगे तो अगर उन्होंने कंपनी वालों ने अगर इनके नाम से जीएसटी फाइल नहीं किया होगा, अपने बिल में इनका जीएसटी नंबर डाला नहीं होगा, या सेम जो बिल काट करके इनको दिया है उस बिल का जीएसटी नहीं भरेंगे, तो इनके जीएसटी R2A में शो नहीं होगा। तो यहाँ पे पूरी जो भी अगर कहीं पे गड़बड़ी होता है तो पकड़ में आ जाता है कि भाई उन्होंने सामने वाले ने जो है जीएसटी हमसे पैसा तो ले लिया है, लेकिन वो उन्होंने अपने पोर्टल पे दिखाया नहीं है। तो यहाँ पे गड़बड़ी पकड़ में आ जाती है। एंड नेक्स्ट है टैक्स रेट पर मनमानी नहीं।
पहले के टैक्स सिस्टम में राज्य सरकारें अपने यहाँ जो है बिकने वाले सामान पर अपनी मर्जी से टैक्स लगा देती थी। इनका रेट भी अपने अपने हिसाब से तय करती थी। अब ऐसा नहीं हुआ। जीएसटी के रेट में किसी तरह के बदलाव के लिए जीएसटी परिषद बनाई गई है, जीएसटी काउंसिल बनाई गई है। केंद्रीय मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी इसके सदस्य होंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि हर प्रोडक्ट का, आप जो भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी प्रोडक्ट हैं, हर प्रोडक्ट का एक HSN नंबर होता है। और अगर कोई सर्विस देता है हमें, जैसे सर्विस है रिपेयर या कुछ भी सर्विस, मतलब आप समझ सकते हैं जैसे पंखा रिपेयर किया, AC रिपेयर किया या किसी तरह की सर्विस दिया, तो उसे सर्विस SSC के अंदर रखा जाता है। अगर इन सभी के 2 कोड होते हैं। अगर हम कहीं से परचेज करते हैं तो उसका HSN नंबर होता है, अगर हम किसी से सर्विस लेते हैं तो उसका SSC नंबर है। तो इन दोनों के ऊपर जो है ना, और ट्रैक किया गया है कि जिस कैटेगरी में होता है, जो भी सर्विस या गुड्स हैं, जो भी सामान या सेवाएं हैं, जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी का एक HSN नंबर या SSC कोड होता है। और इन HSN और SSC के जो है ना टैक्स निर्धारित रहते हैं पहले से कि इसका 18% लगेगा, इसका 28% रहेगा। तो सारे भी जो भी लेन देन, जो भी ट्रांजैक्शन होगा, सब HSN और SSC से होगा। तो यहाँ पर जो टैक्स रेट पर कोई भी मनमानी नहीं कर सकेगा। जिसका पहले से जितना तय है उतना ही जो है टैक्स लिया जाएगा या बिल बनाया जाएगा। ठीक है तो दोस्तों, ये थे कुछ जीएसटी के बेसिक नॉलेज। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम ऐसे ही नॉलेज से संबंधित वीडियो इस चैनल पर पोस्ट करते रहते हैं। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।